बीते 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा में लापता लोगों को अब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। प्रमाण पत्र 3 श्रेणियों में जारी होंगे। पहली श्रेणी उत्तराखंड निवासियों की है, दूसरी राज्य से बाहर के लोगों की और तीसरी पर्यटक श्रेणी है। इसके बाद अब लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो सकेगी। वहीं आज सोमवार को चमोली जिले में आई आपदा का 16वां दिन है और आज भी तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने का काम जारी है। इस हादसे में अब तक 6800 और 28 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। 136 लोग अभी भी लापता हैं। वायु प्रदूषण के कारण साल 2019 में देश के विभिन्न हिस्सों में 16,07,000 लोगों की असमय मौत हो गई। इनमें से आधी से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में दर्ज की गई हैं। अकेले दिल्ली में ही 17,248 लोगों ने वायु प्रदूषण से दम तोड़ दिया। चौंकाने वाले ये तथ्य सामने आए हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 में। ये रिपोर्ट बताती है कि इतनी अधिक संख्या में हुई इन मौतों से देश की अर्थव्यवस्था को भी 36,803 अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। ये नुकसान देश की जीडीपी के 1.36% के बराबर है। हालांकि ये रिपोर्ट औपचारिक तौर पर 25 फरवरी को जारी की जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को स्विच दिल्ली अभियान के तीसरे सप्ताह की शुरुआत करते हुए कहा कि इस सप्ताह लोगों को 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 3 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इनमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में ये सबसे अधिक सब्सिडी है। आपको बता दें कि प्रदूषण के मद्देनजर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी पार्क के पास खाली पड़ी जमीन पर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने यहां एक बरगद का पौधा लगाया। प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ये प्रण लिया है कि प्रदेश में कार्यक्रम के पहले या बाद में जहां भी रहेंगे प्रतिदिन एक पौधा अवश्य लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि किसी भी पर्व, त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन, परिवार के बुजुर्गों के जन्मदिन और पुरखों की याद में भी पौधारोपण किया जाए और इसी प्रकार के अन्य आयोजन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाया जाए और प्रदेश में हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दिया जाए। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हरियाणा सरकार को अपना बजट संबंधी सुझाव भेज दिया है। इसमें मांग की गई है कि बजट में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ठोस प्रावधान किए जाएं। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाने को लेकर भी बजट में राशि का आवंटन किया जाए। इससे सिर्फ उद्योगों को ही नहीं, आम जन को भी लाभ होने वाला है। हर साल सर्दी के मौसम में यहाँ देखने को मिलता है कि वायु प्रदूषण के नाम पर उद्योगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति फिर से न बने, इसे लेकर औद्योगिक क्षेत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की आधारभूत संरचना विकसित की जाए और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी दर पर ये गैस मुहैया कराई जाए। इससे जहां वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, वहीं औद्योगिक कामकाज बेहतर तरीके से संचालित हो सकेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार के प्रदेश के बजट में जरूर इस दिशा में ठोस इंतजाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना पार अवैध रूप से होने वाले बालू खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। पुलिस ऐसे मार्गों को चिन्हित कर रही है जिधर से अवैध बालू लादकर ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरे वाहन गुजरते हैं। इन रास्तों पर दिन के साथ ही रात में भी फोर्स की तैनाती होगी। पुलिस अधिकारी खनन विभाग के साथ मिलकर इसका प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें बालू के अवैध खनन व सप्लाई पर रोक लगाई जा सके। यमुना से बालू खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से भी रोक लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के लिहाज से शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों का सबसे पहले इलाज किया जाएगा। सरकार ने शहरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हवा शुद्ध करने की योजना बनाई है। ग्रिड आधारित एक्शन प्लान के तहत शहर के 2 किलोमीटर गुड़े 2 किलोमीटर के ग्रिड में बांटकर प्रदूषण फैलाने वाले कारकों से पहले निपटा जाएगा। इस मॉडल की शुरुआत कानपुर से होने जा रही है। आईआईटी कानपुर के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस आधारित अध्ययन को आधार बनाकर शहर को 174 ग्रिड में बांटा गया है। सबसे पहले 23 ग्रिड में एक साथ फोकस कर वायु प्रदूषण दूर किया जाएगा। देश में पिछले हफ्ते से कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ने लगा है। इसमें लगातार 7वें दिन भी इजाफा देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 14,199 नए मामले सामने आए और इस दौरान 83 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,05,850 हो गए हैं। इनमें से कुल 1,56,385 लोगों की जान जा चुकी है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक आंध्र प्रदेश, यानम, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में हल्की से लेकर तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ अंदरूनी इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आज राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध छाई रही, लेकिन बाद में मौसम सामान्य हो गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह से ही मौसम सामान्य रूप से साफ रहा। राज्य में सोमवार से लेकर अगले गुरुवार तक सामान्य रूप से साफ मौसम रहने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य के जिलों में अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही दोपहर के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 3 दिनों में रांची के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। पूरे राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।